इस्तकबाल है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। प्राइम टाइम में आज एक बहुत ही हसास मौजू पर आपके साथ होगी बातचीत। आप बनेंगे बातचीत का हिस्सा, बने रहें न्यूज 18 JKLH के साथ। तो आज जिस मौजू पर आज चर्चा करेंगे वह मौजू यह है कि तबादलों पर विवाद, सर्द जंग का आगाज। क्या वाकई ये आगाज हो चुका है? क्या इसकी शुरुआत हो चुकी है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जिस तरह से अभी ट्रांसफर्स को लेकर के ऑर्डर सामने आए और उसी के साथ यह भी देखने में आया कि एक हंगामी इजलास तलब की है CM उमर अब्दुल्ला ने। क्या इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन है? अगर ये कनेक्शन है तो क्या उसकी वजह यही है कि आखिर क्या इन ट्रांसफर्स मामले को लेकर के कहीं ना कहीं एक बेचैनी है? हुकूमती गलियारोों में क्या इसको लेकर के एक तशवीश है? क्या CM उमर अब्दुल्ला को इस बात का एहसास है कि उनसे कोई बातचीत नहीं की गई, उनसे कोई राय मशवरा नहीं लिया गया? यह सब एक सवाल है, लेकिन हां, इसके आसार बहुत पहले से नुमायां होते नजर आ रहे थे। न सिर्फ ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, बल्कि खुद उनकी जो इत्तेहादी जमातें हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या अदर्स, तमाम पार्टियों के जो विधायक है वो रह कर ऐसी बातें सामने ला रहे थे कि ये ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो है ये ठीक नहीं है। ये दो तरफा जो हुकूमती जो एक गवर्नेंस है ये ठीक नहीं है और जल्द से जल्द रियासत का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए ताकि जो मुंतखब हुकूमत है उसके पास इख्तियारात ज़्यादा बढ़ जाएं। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो अगर आप पिछले दिनों से उसको जोड़ कर देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस बेचैनी का एहसास होता है कि किस तरह से जो नई सरकार बनी है उमर अब्दुल्ला की सरकार, उस सरकार के अंदर इस बात को लेकर कुछ चल तो जरूर रहा है कि आखिर इख्तियारात की हद क्या है, किसके इख्तियार में कौन होगा, क्या होगा, अगर हमारे इख्तियार में ट्रांसफर हैं तो नहीं है, अगर नहीं है तो क्या होगा, अफसरान अगर इख्तियार में नहीं है तो फिर बातें कैसे सुनी जाएंगी। बहुत तरह के सवाल हैं। इसी पर आज हम खास तौर से गुफ्तगू करेंगे और आपको बता दें कि हमारे साथ जिस खास मौजूद पर गुफ्तगू करने के लिए कई खास मेहमान हैं। फारूक रेंसुख शाह हैं जो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं। हमारे साथ होंगे एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान, इंडिपेंडेंट MLA हैं। हमारे साथ एडवोकेट RS पठानिया भी होंगे जो BJP के MLA हैं। और साथ ही हमारे रिपोर्टर समीर भट्ट जिनकी खासतौर से जम्मू कश्मीर की तमाम सियासी जो गतिविधियां हैं उस पर बहुत बारीक नजर रहती है। समीर, आपका बहुत स्वागत और फारूक रेंसुख शाह साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत इस्तकबाल। समीर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं। कई सवाल मैंने अपने इस शुरुआती इस नोट में कहे हैं। ये सवाल क्या यूं ही उठ रहे हैं? क्या इस सवाल के तह में कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसी चिंगारी है जो अब तह पर आ रही है, भड़क रही है? विशाल, आपने बिल्कुल सही कहा और मैं आपको बता दूं कि ये जो चिंगारी है धीरे धीरे ये अब भड़क रही है, एक बड़े ज्वालामुखी का धारण कर रही है। और जाहिर तौर पर देखिए, ड्यूअल पावर सिस्टम कहीं पे भी हो, आपने दिल्ली का देखा, वहां पे ड्यूअल पावर सिस्टम और किस तरह से अरविंद केजरीवाल बहुत लंबे वक्फे तक LG के साथ जूझते रहे। बहुत जबरदस्त उनकी आपस में एक तरह से जंग चलती रही, सरद जंग थी जो फिर सड़कों पे आ गई। उसके बाद जो मैं कहूं कि अरविंद केजरीवाल हटे भी, लेकिन उसके बाद जो आतिशी है उसके साथ भी केजरीवाल की जो LG की प्रॉब्लम चलती रही। तो यही चीज जम्मू कश्मीर में अब धीरे धीरे होने जा रही है। और जो नया तनाजा खड़ा हुआ है वो है, देखिए, जो 48 KS ऑफिसर्स की ट्रांसफर हुई है 2 दिन पहले LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उसमें लिखा गया था बाय ऑर्डर्स ऑफ LG लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो वो जो ऑर्डर है वो KS ऑफिसर्स का हुआ है। हालांकि जो राजभवन है वो ये कह रहा है कि ये जो ऑफिसर्स थे ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स थे, मीन्स के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लॉ एंड ऑर्डर का था और लॉ एंड ऑर्डर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के पास नहीं है, वो LG एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। तो सिक्योरिटी जो है वो LG के पास है, इसलिए हमने उस अथॉरिटी से इसके ऑर्डर किए हैं। लेकिन जो सरकार के हैं, जो उमर अब्दुल्ला सरकार के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर IS ऑफिसर्स LG एडमिनिस्ट्रेशन ने करने हैं तो वो 48 KS ऑफिसर्स की ट्रांसफर हुई है 2 दिन पहले LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उसमें लिखा गया था बाय ऑर्डर्स ऑफ LG लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो वो जो ऑर्डर है वो KS ऑफिसर्स का हुआ है। हालांकि जो
तो केएस ऑफिसर तो उमर अब्दुल्ला सरकार कर रही है, और कई दिनों से केएस ऑफिसर की जो ट्रांसफर है वो उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफिस कर रहा है। और अगर केएस ऑफिसर्स भी चीफ मिनिस्टर को नहीं करने हैं तो हमने करना क्या है फिर? मेरी तकरीबन 4 से 5 विधायकों से, जो कि कांग्रेस के भी थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी थे, उनकी इंडिपेंडेंट भी, जिनको कल 11 बजे मिलना है, मैंने उनसे बात की, फोन पे बात हुई, और उन्होंने ये कहा कि अगर आईएएस ऑफिसर भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन उनको करना है, केएस ऑफिसर भी उनको करने हैं, तो हमने करना क्या है, हमारा काम क्या है, बिल्कुल हमने करना क्या है। मैं इसी बात को जरा फारूक साहब के पास लेके चलता हूं। समीर, फिर आपके पास और आएंगे तह तक की जानकारी के लिए। फारूक साहब, क्या ये आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये टकराहट, ये तकरार बढ़ती जाएगी? क्या ये जो सवालात उठ रहे हैं वो बिल्कुल वो सवाल लाजमी बन गए हैं? ये सवाल जो है वहां पर गश्त कर रहे हैं सियासी गलियारों में कि आखिर किसकी क्या हद है, और क्या फिर से एक टकराव जैसे हालात, जैसा हमने दिल्ली का भी मिसाल दी सभी ने, उस तरह के हालात आप बनते देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जहां तक रिट का ताल्लुक है, तो रिट तो जो यहां पे यूटी है जी, यूनियन टेरिटरी, हाँ, तो उसके जो लॉज है, और वो भी पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉज, तो उसके तहत जो सुपर रिट है वो तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की ही है जी। तो उसमें अगर चेंज हो सकती है वो तभी हो सकती है जब यहाँ या तो अनाउंस किया जाए कि स्टेट असेंबली बनाई जाएगी और इसके नए इलेक्शन कराए जाएंगे, क्योंकि जो प्रेजेंट मैंडेट मिला है वो प्रेजेंट मैंडेट मिल रहा है यूटी को, और यूटी के उन लॉज को जो ऑलरेडी पार्लियामेंट ने पास की है। तो इस जुमरे में चाहे आईएएस हो या चाहे केएस हो, केएस ज्यादा थोड़ा सा सेंसिटिव मैटर है जी। बेसिकली इसको जब मैं प्रेसिडेंट रहा, मैं 11 साल प्रेसिडेंट रहा हूं इसके जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के, और उसमें ये शान थी कि जम्मू के भी ऑफिसर्स हमारी एसोसिएशन में थे जब मैं प्रेसिडेंट था। इवन इस वक्त एक जो एमएलए भी है टंगमर का, वो मेरा पब्लिसिटी सेक्रेटरी भी था, बड़ा अच्छा काम उसने भी एज अ ऑफिस बेयरर किया। तो हमने लद्दाख के भी ऑफिसरों को भी उसमें रखा था। ये एक यूनिटी का माहौल हमने कहा था कि इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले आपको जब 91 में केएस ऑफिसरों ने साइन की थी एंटी इंडियन लेटर, और उसमें बहुत सारे उन ऑफिसरों ने साइन किए थे जो हिंदुस्तान के खिलाफ थे और कहते थे उन्होंने एक सेशनिस्ट लेटर लिखी थी और आर्मी के खिलाफ को भी, आर्मी को एक्यूज किया था कुनन पोशपोरा में। तो वो सेंसिटिविटी मद्देनजर रखकर जो ये नई प्रेजेंट माहौल है, प्रेजेंट माहौल में कोई ये चांस नहीं लेना चाहता है कि केएस ऑफिसर्स को मिसयूज किया जाए पॉलिटिकल एंड्स के लिए। तो जब इसीलिए मुझे लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने केएस ऑफिसरों की ट्रांसफर भी राजभवन के हवाले रखी, ताकि ये एक्सप्लॉइट ना हो जाए उन रेडिकल आइडियोलॉजीज के जो रेडिकल आइडियोलॉजी थ्रू पॉलिटिक्स रूल करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ है इस वक्त एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान जुड़ चुके हैं, इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, और साथ ही एडवोकेट आरएस पठाने में जुड़ चुके हैं। मुजफ्फर साहब, मेरा सवाल आपसे सीधा ये होगा कि क्या ये जिस बात की कयास हराई थी कि कहीं ना कहीं ये अभी तो शुरुआत है, लेकिन ये धीरे धीरे आगे ये रिफ्ट बढ़ता जाएगा, रिफ्ट का शब्द वर्ड यूज किया फारूक नंदू शाह साहब ने, क्या ये जो कल जो हंगामी इजलास बुलाया गया है, आप खुद उसके एक जो है मतलब आपको बुलाया गया होगा, जाहिर चूंकि इसमें इंडिपेंडेंट्स को भी शामिल होना है, हालांकि आप तो एनसी से जुड़े भी रहे। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस मीटिंग की क्या मतलब बातें हो सकती हैं। दूसरी जो चर्चा चल रही है कि ये जो तबादले हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं उससे नाराजगी है, आप इस बारे में क्या ऐड कर सकते हैं इस वक्त? देखिए, अभी तक तो मीटिंग का एजेंडा हमको तो मिला नहीं साहब। अगर एजेंडा मिला होता तो मैं आपको इन्फॉर्म करता। हमें तो सिर्फ मीटिंग कन्वीन की गई है और इंटीमेशन आई है कि मीटिंग है कल 11 बजे, आपने अटेंड करनी है। रहा सवाल जहाँ आपने पूछा, ये अभी हमारे कोई आपके पैनल पे बैठे थे तो बड़ी अजीब सी बातें कर रहे थे। मुझे नहीं लगता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये इख्तियार है कि वो कोई भी ट्रांसफर कर सके।
आप लफ्ज वापस लीजिए। अजीब होता है कि जो अजीब होता जी। है, तो आप ये अजीब अरे बात भाई, मत मैंने करें, कोई अपनी गलत बात नहीं बताएं। कही है, आपको अब मैं आप क्यों अपनी वापस बात लूं? बताएं, जी। क्या गलत बात कही है? अच्छी अजीब बात बात आपने मत कही है। बताएं। स्टेट गवर्नर को आप अजीब बातें आप कर रहे हैं अजीब ना। बात मत बताएं, आप अजीब बात आप चुप करें। रहिए, आप चुप रहिए, पहले मुझे बात करने दीजिए, उसके आप बाद आप करो मेरे को ना कहना अजीब आगे। एक बातें, मिनट, कौन एक मिनट। रोकता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर को फंडामेंटल ये राइट्स है इख्तियार नहीं आपको। है। आप जरा चुप रहेंगे। यू हैव जी। अ फंडामेंटल राइट्स टू स्पीक, स्पीक अजीब। फारूक साहब, फारूक साहब, प्लीज आप फारूक इंटरवीन साहब, मत। जी, प्लीज उन्हें जब बात आप अपनी बोल पूरी रहे थे करने मैं दें, भी मैं आपके पास आऊंगा, आपका रिएक्शन लूंगा, प्लीज। He should जी। be taught the lesson. भाई, इसको फारूक अपनी साहब आप जरा वोकैबुलरी चुप ठीक रहेंगे करने दे। प्लीज। आप चुप रहेंगे थोड़ी देर के लिए। यूटी में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर करेक्ट साहब करेक्ट को बात। इख्तियार नहीं है, ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी भी एम्प्लॉय की ट्रांसफर कर सके। और इस पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो दिल्ली की जो जब कंट्रोवर्सी बनी थी कि किसको इख्तियार है, जिसके बाद यूनियन गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस लाना पड़ा और अमेंडमेंट करनी पड़ी एक्ट में, एंट्री 41 को एक्सक्लूड करना पड़ा कि एंट्री 41 जो सर्विस को डील करती है, लेकिन हमारे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में एंट्री 41 एक्सक्लूड नहीं है। जी। देयरफॉर सर्विस मैटर जितने भी हैं, चाहे वो आईएएस, एक्सेप्ट पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर, जी। यानी सीआरपीएफ के रिलेटेड, पुलिस के रिलेटेड हमारी असेंबली को इख्तियार नहीं। जिस चीज का हमारी असेंबली को इख्तियार नहीं, उसका कैबिनेट को इख्तियार नहीं। हाँ। तो वो सिर्फ दो एंट्रीज है शेड्यूल 7 की लिस्ट सेकंड में से एंट्री 1 और 2 को एक्सक्लूड किया गया है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। जी। एंट्री 41 जी। जो सर्विस है वो एक्सक्लूड नहीं है, उसकी पावर जो है वो असेंबली को है। तो देयरफॉर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी को ट्रांसफर करे। अब उन्होंने अपनी इंटरप्रिटेशन लगाई है, वो देखते हैं चलती है कि नहीं चलती है। ठीक है, आर एस पठानिया हमारे साथ मौजूद है, मैं उनके पास जाना चाहता हूं। देखिए, दो बातें हैं। एक तो बातें ये हैं कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसका आप हवाला दे रहे हैं। दूसरा वाला एक ये है कि आमतौर से जो चुना हुआ जो नुमाइंदा है, जो वजीर है, जो वजीर आला है, जो चीफ मिनिस्टर है, अवाम की नज़र में ऐसा लगता है कि सब कुछ तो इन्हीं को देखना है, ये कर नहीं रहे हमारे लिए काम, ये हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं। अगर वो ये कहते हैं कि भाई हम तो बिल्कुल, ऐसा लगता है कि म्यूनसिपैलिटी का कोई सीएम बन गया हो, उनका स्टेटमेंट है इससे पहले का। तो ऐसे में क्या ये टसल आगे और ये अब उसी कहने की एक शुरुआत हो गई है? पठानिया साहब, आप इस पर कुछ रोशनी डालिए। जी, वैसाल साहब, सबको मेरी ओर से आदाब, नमस्कार जी। बड़े विशिष्ट विषय पे आपने ये जो आज का जो डिबेट, जो डिस्कशन रखा है, पहले तो हम सबके ध्यान में रहे कि भारत अपने आप में एक देश, वी आर नॉट सिटिंग इन पाकिस्तान और अफगानिस्तान। यहाँ को तालिबान लॉ या कोई बांग्लादेश में वो चुने हुए प्रधानमंत्री को आप निकालेंगे, उसको अल्टीमेटली भागना पड़ेगा और रिफ्यूज लेना पड़ेगा। वी आर नॉट सिटिंग इन बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इंडिया इज बेसिकली, इट इज गवर्न्ड बाय द गॉस्पेल ऑफ रूल ऑफ लॉ। हम सबके ध्यान में रहे कि ये जो हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, इस लेजिस्लेटिव असेंबली का आधार सबसे पहले तो भारत का संविधान, जिसकी हम लोगों ने शपथ उठाई है, और उसके बाद यहाँ का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके तहत ये असेंबली गठित की गई है। ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जहां तक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है, हमारे मित्र बड़े लर्नर लॉयर हैं, एक जजमेंट का रेफर करें, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिल्ली एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर और भारत का जो रिश्ता है वो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डिटरमिन करता है। और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुताबिक लॉ एंड ऑर्डर जो एक सब्जेक्ट है वो भारत सरकार के खेमे में है। अगर भारत सरकार के खेमे में है तो भारत सरकार को जो रिप्रेजेंटेटिव लेफ्टिनेंट गवर्नर और लॉ एंड ऑर्डर को एक्सरसाइज करने का जो एक्सक्लूसिव डोमेन है वो उनका है। मेरा इनको एक विनम्र निवेदन है, सबसे पहले आप लोगों ने चुनाव लड़ा, यू न्यू 5 अगस्त 2019 को ये एक्ट आया है, यू न्यू जम्मू एंड कश्मीर इज ए यूटी। अब जब यूटी बना है, आपने बड़े बड़े अपने वायदे किए, बड़ी बड़ी बातें की, वो आप पूरी कर नहीं रहे। आप कहते हैं स्टेट नहीं आ रहा, आप कहते हैं वो ट्रांसफर हो रहा है। भाई ये तो ऐसा जो भी यहाँ पे हो रहा है वो तो अकॉर्डिंग टू रूल बुक एंड नोइंगली एंड कॉन्शियसली और ट्रूली आपने इसी सिस्टम अरेंजमेंट के तहत चुनाव लड़ा। और अब आप काम करना नहीं चाहते, जो आपने लोगों को कमिटमेंट की वो पूरे कर नहीं पाते। पठानिया साहब, सियासत अपनी जगह, सियासत अपनी जगह, आप सियासत करिए, मैं आपको नहीं मना करता। इसका को जिसे कह रहे ट्रूथ है इसके बिहाइंड पे। हम
ठीक है फारूक साहब मैं आपके पास आऊंगा। अभी फिलहाल मुजफ्फर साहब जी, मुजफ्फर इकबाल और आरएस पठानिया, आप प्लीज इन दोनों को स्क्रीन पर रख लीजिए। प्रोड्यूसर, मैं अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा जी, बताएं आप अपने पॉइंट बताएं। पठानिया साहब, सियासत अपनी जगह आप सियासत करिए, लेकिन कानून ये नहीं है। और दिल्ली की जो जजमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिल्ली के एक्ट में नहीं है। और उसमें कहा गया है, जजमेंट में ये कहा गया है, सुने आप प्लीज, जजमेंट में साफ लफ्जों में ये कहा गया है कि यूनियन टेरिटरी में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर इज बाउंड टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वेयर देयर इज अ लेजिस्लेचर। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ द यूनियन टेरिटरी ओनली व्हेन देयर इज नो लेजिस्लेचर इन द यूनियन टेरिटरी। फॉर एग्जांपल लद्दाख है, उसमें डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जिसमें लेजिस्लेचर है उसमें अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और दिल्ली की उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईएएस ऑफिसर्स को कार्डराइजेशन जो है वो यूनियन गवर्नमेंट करेगी, होम मिनिस्ट्री करेगी, अगमुट का कार्डर अलाट करेगी, बट मोमेंट ही इज अपॉइंटेड हिज ट्रांसफर इज टू बी डन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। गो अहेड जी मुजफ्फर साहब, मेरा छोटा सा पॉइंट सुन लें। मैंने कहा, मैं अपने पॉइंट पे बोलूंगा, देयर इज ए सी ऑफ डिफरेंस बिटवीन दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर। अब आई पुट अनदर क्वेश्चन टू यू, मेरी सुन ले बात। आई वांट टू पुट ए लीड क्वेश्चन टू यू। आपने 5 अगस्त 2019 की सारी इवेंट्स को चैलेंज किया, आप भी उसमें पिटिशनर थे। आपने इन ए वे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को भी चैलेंज किया। जब ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और 5 अगस्त 2019 की पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स पे सुप्रीम कोर्ट ने अगर अपना स्टैंप लगाया है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, तो उसी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को स्टैंप नहीं लगाया, सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच, द एंटायर चेंज ऑफ द इवेंट, द एंटायर चेंज ऑफ द इवेंट, दैट इज यस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को नहीं लगाया। हाउ नॉट मुझे बताइए, हाउ नॉट you may be conscientious, हाउ नॉट कैसे नहीं? सुन ले मेरी बात प्लीज, सुन ले मेरी बात। आपने 5 अगस्त 2000 में मुझे बताया, लेट मी आंसर वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेट मी पुट अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपने 5 अगस्त 2019 को पूरी इवेंट्स को चैलेंज किया। 5 अगस्त 2019 का चेंज किसके माध्यम से आया? रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के माध्यम से। यस दैट्स इट। आपने सुप्रीम कोर्ट ने छेड़ा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर ऑलरेडी इसमें सब्जेक्ट है, उसको आपने चुनाव लड़ा। अब लॉ एंड ऑर्डर भारत सरकार के पास था। प्लीज डोंट कंफ्यूज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जिस जमीन पे आप लोग खड़े हैं उस जमीन को कम से कम समझने की कोशिश करें साहब। चलिए इससे मुझे लगता है फारूक रेजू साहब कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं। फारूक साहब, मैं आपके पास अब आना चाहता हूं। मेरा सवाल यहां पर ये है कि ठीक है, मान लेते हैं किसी की बात को, ये मान ले कि ये काम करेगा, ट्रांसफर अब इनके अंडर में है, चूंकि वो लॉ एंड ऑर्डर के तहत में आता है और लॉ एंड ऑर्डर के तहत मजिस्ट्रेट पावर जो है वो उसके तहत में आता है। मैं जानना चाहता हूं कि इससे ऑपरेशनल दिक्कतें क्या आती हैं, क्यों किसी को लगता है ऐसा कि इससे प्रॉब्लम आएगी? फारूक साहब मेरा सवाल आपसे। फारूक साहब जी, नाराजगी है लोगों में, मैं बताऊं आपको, लोग सीख पा है, मैं बताऊं ये मैं आपको बताऊं। हाँ, अगर जिस हिसाब से आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिसके पास पावर्स हूं आईएएस ऑफिसर्स को ट्रांसफर करने की, उसके पास जरूरी होना चाहिए केएस ऑफिसर की ट्रांसफर की। अगर दोनों वापस देंगे आप नई असेंबली में या नई स्टेट में वापस लेजिस्लेटर को, फिर गवर्नर का कोई रोल ही नहीं बनता है। अगर ये आईएएस आप एक के पास रखेंगे और केएस आप दूसरे के पास, दे आर इंटरमिंगल्ड। देयर इज बहुत सारे डीसी केएस ऑफिसर्स है और बहुत सारे डीसी आईएएस ऑफिसर्स है, बहुत सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स आईएएस ऑफिसर्स है, बहुत ऑफ डिपार्टमेंट्स केएस ऑफिसर्स है। अगर ये दो के पास रहेगा, देयर विल बी क्लैश। एक ऑफिसर जो केएस होगा, जो स्टेट लेजिस्लेटिव ट्रांसफर्ड होगा, वो क्लैश करेगा आईएएस ऑफिसर के साथ, तो उससे क्या होगा? एनार्की होगी। या तो दोनों पावर्स आप दे दीजिए, असेंबली में एक इलेक्शन करा लीजिए, स्टेट बना लीजिए, स्टेट का जो लोग देंगे, इस वक्त लोगों ने पावर्स दिए और मैंडेट दिया ओनली कि हमें 200 यूनिट फ्री ये दीजिए, बिजली दीजिए हमें। आप मुजफ्फर साहब, क्या दोबारा इलेक्शन कराना पड़ेगा? क्या दोबारा इलेक्शन कराना पड़ेगा? क्या ये चुनाव इस बात को लेकर नहीं हुआ है?
क्या इख्तियारात पहले से तय थे? क्या आवाम को ये पता थी ये बात? जरूरी ये दोबारा इलेक्शन करना पड़ेगा। मुजफ्फर साहब, बड़ा रोचक बात ये कह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इतने लंबे अरसे के बाद इंतखाब हुए हैं और फिर एक फारूक साहब कह रहे हैं कि दोबारा इंतखाब कराए जा सकते हैं। समीर, मैं आपके पास आ रहा हूँ, प्लीज। मुझे नहीं लगता है कि ये क्लैश न रहे, आईएएस और केएस का क्लैश नहीं होना चाहिए, इससे तो एनआरकी हो जाएगी। मुजफ्फर साहब, जो आग लग जाएगी इस एनआरकी से। मुजफ्फर साहब जी, जोर से। मुझे नहीं लगता है कि कोई आग लगने का खतरा है यहाँ, लेकिन अनारकी मुझे समझ में नहीं आती कि आईएएस ऑफिसर की ट्रांसफर भी गवर्नर कैन डू इट, लेफ्टिनेंट गवर्नर कैन डू इट ऑन द एज एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दैट इज द लॉ। आईएएस की ट्रांसफर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अपने तौर पर नहीं कर सकते। जो कानून है मुल्क का, एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जिसको वेस्टमिनिस्टर सिस्टम हम मानते हैं, जो हमने अडॉप्ट किया है, उसमें अकाउंटेबल है executive before the legislature, legislature before the people, or that is the law of the land. Once there is a judgment of the constitutional bench of the Supreme Court, that is the law of the land. ठीक है पठानिया जी, मैं आपके पास सवाल को लेकर आ रहा हूं। सवाल थोड़ा रोचक है कि क्या वाकई अगर किसी भी पार्टी का, आपकी पार्टी का कोई नुमाइंदा अगर चुना जाता है, मान लीजिए, मतलब, तो क्या दोबारा इलेक्शन कराने होंगे तब जाकर के वो पावर का फिर से एक बार शेयरिंग हो सकता है? कि अभी तो सिर्फ 200 यूनिट के लिए वोटिंग हुई थी, ये बात कह रहे फारूक साहब? कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरी बात जरा कृपा करके शांति से सभी लोग सुने। 5 अगस्त 2019 का जो मेजर चेंज है, हाँ, और इस मेजर चेंज की जो बात की जा रही है, स्टेट का यूटी बनाया गया है। ये स्टेट का यूटी बनाना एक ऑन दी फेस ऑफ इट, ये ऐसे अटपटा सा लगा था, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। बट पॉइंट ये है कि इसका पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था और इसने अचीव क्या किया है। देखें, आज हमने 6-7 सुनना प्लीज, आई हैव सपोर्टेड यू। पिछले 6 से 7 साल में हम लोगों ने कम से कम भारत सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल से हम लोगों ने कम से कम एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर में लाई है। एक रिकॉर्ड टूरिज्म जम्मू कश्मीर एक फिल्म इंडस्ट्री के नाम पे पुश हुआ, जम्मू कश्मीर में नया इंडस्ट्रियल पुश आया है, रिश्वतखोरी पे, करप्शन पे बहुत बड़ा एक अंकुश लगा है। एक ज्यादा करप्शन तो पिछले 5 सालों में ही पठानिया हुआ। जम्मू कश्मीर किसी के बाप दादा, हाँ, जम्मू कश्मीर किसी के बाप दादा की जगह नहीं थी। इट वाज नेसेसिटेटेड, इट वाज रिक्वायर्ड, और इट हैज सर्व्ड द नेशनल पर्पस, इट हैज सर्व्ड द पर्पस ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। That's why it not happened. people of Jammu and Kashmir. It has served the BJP people, not appropriate time when it achieves its fullest objective. जब ये अपना fullest objective achieve कर लेता है तो इसको वापस जम्मू कश्मीर को रियासत। ठीक है समीर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। समीर, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स क्या आती है, मतलब वो ट्रांसफर कोई भी कर दे। मैं सिर्फ जानना चाहता हूं, चूंकि ये लोगों की तरफ से ये बात सामने आती है, किसी को ऐसा क्यों लगता है कि इसका इख्तियार तो मुझे होना चाहिए? अगर ये जहन में बात है तो क्यों आती है ये बात? क्या इसलिए कि उनको अकाउंटेबिलिटी जो है वो लोगों के सामने पेश करनी होती है? देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर मैं उमर अब्दुल्ला के दो चीजें जो उन्होंने असेंबली में कही, उनको मैं कोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा, जब एलजी का खुतबा था, उस पर उन्होंने जवाब में जब स्टार्ट किया जवाब बोलना, यहाँ जो पठानिया साहब हैं और मुजफ्फर इकबाल साहब हैं, दोनों वहां पे थे। उन्होंने कहा कि मेरे जख्म पे इतने मरहम लगे, हाँ, मेरे जिस्म पे इतने जख्म लगे, मेरे जिस्म पे इतने जख्म लगे कि मैं मरहम कहाँ लगाऊं। देखिए, एक इंडिकेशन, एक मैसेज, पॉलिटिकल मैसेजिंग देने की उन्होंने कोशिश की कि इस वक्त मैं छलनी हूं। मीन्स कि जो जम्मू कश्मीर की सरकार है वो लिमिटेड पावर्स एंजॉय कर रही है, और मैं अपने जो वादे हैं, अपनी जो एक्सपेक्टेशंस लोगों के साथ की है, मैं उसको कैसे पूरा करूं। हालांकि उन्होंने फिर उसको, तो जब उनकी इस बात पे नेगेटिव एक बात चली तो उसको कहा गया कि ये एक स्लोगन है, नैरेटिव है। तो उसके बाद उन्होंने जब बजट पेश किया तो उस टाइम उन्होंने कहा कि ये जो सर्दी है, विंटर है, वो चला जा रहा है, स्नो भी मेल्ट होगा और बहारें आएंगी। उन्होंने कश्मीरी में कहा, वंद हाइटे शीन गाले तो बहार ये,
मीन्स कि अब विंटर का जमाना चला गया, बाहर आएगी, तो उसको एक पॉजिटिव एंगल में देना चाहता है। मैंने कहने का है कि जो कल की मीटिंग है, मेरी जो सूत्र है उसमें ये कह रहे हैं कि एक तो ये जो ऑफिसर्स है उस पर होगा, दूसरा एक कैबिनेट ने रिसेंटली एक अप्रूवल दिया था बिजनेस रूल्स का, वो बिजनेस रूल एलजी के पास चले गए, जिसमें जो पावर्स है उनको डिवीजन, उनकी डिफिनेशन थी कि पावर्स एलजी के क्या रहेंगे और जम्मू कश्मीर सरकार जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो क्या रहेगी। लेकिन जो हमारे सूत्र है वो ये कह रहे हैं कि एलजी ने उस पर अभी तक मोहर नहीं लगाई है, उसका अप्रूवल नहीं दिया है। वो ठीक है, सभी ठीक है, मैं इस बात करूंगा। मुजफ्फर साहब चूंकि कल वो इनवाइटेड रहे हैं, वो इनवाइटी हैं, तो वो वहां जाएंगे शायद। और आरिफ पठानिया, चूंकि मैंने जो अल्ताफ ठाकुर उनका ऑलरेडी स्टेटमेंट सुना दिया, फिर भी पठानिया साहब मैं आपके पास आना चाहता हूं फाइनल कमेंट के लिए कि कल की मीटिंग जो है उसको लेकर के बीजेपी क्या सोच रही है? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का आंतरिक मामला है। मुजफ्फर साहब हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, कानून को समझते हैं, थोड़ी समझ जाए इन्हें। वो ना समझे वो अभी है नहीं, इसलिए आप अपनी बात रखिए, वो अभी नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि बीजेपी क्या सोच रही है कल की मीटिंग में, चूंकि सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि जो कोalition पार्टनर्स है वो भी होंगे, इंडिपेंडेंट एमएलएस भी होंगे। देखिए, मेरा एक लाइन में अगर संदेश देना हो तो मैं इनको संदेश दूं कि आपको जम्मू कश्मीर के लोगों ने इक़्तिदार में आपको फुल मेजॉरिटी दिया है। जो करणीय कार्य है, जो आप कर सकते हैं उसको करें। जो आपके पास नहीं है, आप उसका रोना रो के जम्मू कश्मीर के लोगों की नई डिसअपॉइंटमेंट का एक सबब दे रहे हैं। आप डेली वेजेस की बात करें, आप बिजली, मुफ्त बिजली की बात करें, आप सूर्य घर बिजली को इंप्लीमेंट करने की बात करें, आप जल जीवन मिशन को कंप्लीट करके जमीन पे उतारने की बात करें, आप भारत सरकार की जो एक पॉलिसी है, जम्मू कश्मीर को टूरिज्म का हब बनाने की बात करें, जम्मू कश्मीर एक फिल्म और एजुकेशन का एक बहुत बड़ा सेंटर उभर के है। आप जम्मू कश्मीर को एक मुराद से बाहर निकालने का काम करें, जो भारत सरकार का इनिशिएटिव है, जो मोदी सरकार करना चाहती है। चलिए, ठीक, देखना होगा कि कल मीटिंग में क्या कुछ होता है। चूंकि समीर के पास तो पुख्ता रिपोर्ट है, समीर तो बता रहे हैं कि जो हमारे पुख्ता जो जराए हैं उनसे ही पता चल रही है कि कहीं ना कहीं एक खलबली है और इसको लेकर के एक नाराजगी है। इस पर ज्यादा चर्चा ज्यादा वक्त में से जाएगा कि जो ट्रांसफर का मामला है, लेकिन फिर भी इसके अलावा और जो चीजें, बिजनेस वाली बात भी सामने है, और इसके अलावा यह देखना होगा कि क्या ये जो सर्द जंग है ये सर्द ही रहेगा या इसमें धीरे धीरे और गर्मी बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास मौजू पर न्यूज़ 18 JK के साथ बने रहने के लिए। नमस्कार।